अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मलेरिया। मलेरिया का इन्होंने सबसे पहले केस प्रेजेंट किया है कि एक 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है फ्रॉम अ विलेज प्रेजेंट्स विद फीवर 2 वीक्स ड्यूरेशन। ठीक है, 2 हफ्तों से उसको फीवर है। एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन इसको होता है। अलॉन्ग विथ नोजा, वॉमिटिंग भी है, आर्थ्रेल्जिया और एब्डोमिनल पेन। देयर इज़ हिस्ट्री ऑफ राइगर्स विद फीवर एंड स्वेट्स व्हेन द फीवर ब्रेक्स। ठीक है, जब फीवर टूटता है तो राइगर्स भी होते हैं, पसीने भी आते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे इस बच्चे का जो हार्ट रेट है वो है 120 बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट इज़ द 45 बीट्स पर मिनट एंड टेम्परेचर इज़ 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। देर इज़ नो रैश और लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, रैश लिम्फेडिनोपैथी कुछ भी नहीं है। स्प्लीन लेकिन 3 सेंटीमीटर पाल्पेबल है, यानी स्प्लीनोमेगैली है। तो ये एक टिपिकल केस है मलेरिया का। मलेरिया है क्या? मलेरिया एक कॉमन अक्यूट या क्रोनिक इन्फेक्शियस कॉज है मॉर्बिडिटी का ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है, ये इसका जो इलनेस जो है, ये मलेरिया, ये एनी वन ऑफ द 5 स्पीशीज़ की वजह से होती है ऑफ द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की जो 5 स्पीशीज़ हैं डिफरेंट, उनके मैं आपको नाम बताऊंगी। उनमें से किसी से भी मलेरिया हो सकता है। और इसमें होता क्या है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय, इसमें रिकरेंट बार बार हाई ग्रेड का फीवर होता है पेशेंट को, स्प्लीनोमेगेली और अनीमिया। ठीक है, ये मेन चीज़ें जो हैं, हाई ग्रेड फीवर, स्प्लीनोमेगेली एंड अनीमिया। अब आगे इन्होंने सबसे पहले मलेरियल पैरासाइट और उसके लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया है। याद रखिए, मलेरियल पैरासाइट जो होता है ये एक ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर प्रोटोजोन है। ठीक है, ये प्रोटोजोन होता है और ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर है, सेल्स के अंदर ही रहता है, मल्टीप्लाई करता है। मलेरिया की 5 स्पीशीज़ होती हैं: प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम विविक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाe, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम नोलेसी। ठीक है, फैल्सीपेरम, विविक्स, मलेरिया, ओवेल एंड नोलेसी। इसमें जो फैल्सीपेरम है ये ज़्यादा मोस्ट वायरुलेंट है और विविक्स जो है ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, अब देखिए इस फिगर भी बना हुआ है 10.16, इसमें फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो दिखाया गया है। एक्चुअली होता क्या है, जो लाइफ साइकिल है मॉस्किटो का, ये कंप्लीट होता है ह्यूमन होस्ट के अंदर। ठीक है, यानी ए सेक्जुअल फेज़ जो है वो ह्यूमन होस्ट में होगा एंड आल्सो इन द मॉस्किटो वेक्टर, उसमें सेक्जुअल फेज़ कंप्लीट होता है। तो दोनों फेजेस मिला के इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। जब ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड पर फीड करेगी, जिसको मलेरिया है, मलेरिया वाले पेशेंट को एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस याद रखिएगा, जब जो ब्लड सक करेगी तो मलेरियल गेमेटोसाइट्स उस मच्छर के अंदर चले जाएंगे। यानी वो फीमेल एनोफिलिस गेमेटोसाइट्स खा लेगी, इंजेस्ट कर लेगी ब्लड से, और फिर उस मस्कीटो के गट के अंदर जायगोट बनेगा। ठीक है, जायगोट्स मैच्योर होंगे और माइग्रेट करके उसी मस्कीटो के स्लाइवा में जाएंगे, स्लाइवरी ग्लैंड्स में, और फिर वहाँ पे वो स्पोरोजाइट की फॉर्म में रहेंगे। अब जब फीमेल मस्कीटो हेल्दी पर्सन किसी दूसरे को, यही फीमेल मस्कीटो बाइट करेगी, तो उसके स्लाइवा में जो अब स्पोरोजाइट्स हैं वो उस हेल्दी पर्सन के ब्लड में इनोक्यूलेट हो जाएंगे। ये स्पोरोजाइट्स जो है उसके ब्लड स्ट्रीम को लीव करेंगे इमीडिएटली विद इन मिनट्स और एंटर कर जाएंगे हेपेटोसाइट्स में, यानी लिवर में चले जाएंगे। जिस हेल्दी को उसने हेल्दी पर्सन में गए हैं स्पोरोजाइट्स उसके ब्लड में, वहाँ से जल्दी मिनट्स के अंदर वो हेपेटोसाइट में चले जाएंगे। एक्सो एरिथ्रोसाइट या इंट्रा हेपेटिक फेज इसको कहा जाता है, क्योंकि ये आरबीसी में नहीं है, आरबीसी के बाहर है। एक्सो एरिथ्रोसाइट लिवर के अंदर है, इंट्रा हेपेटिक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये स्पोरोजाइट वहाँ आ गए, यहाँ पर ये पैरासाइट सिस्टिक स्ट्रक्चर बना देगा। बहुत सी मल्टीपल एसेक्सुअल डिविजन्स के बाद एक सिस्टिक स्ट्रक्चर बनता है, उसको कहते हैं शिजोंट। ठीक है, लिवर के अंदर गया है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से सिस्टिक स्ट्रक्चर बना है, शिजोंट कहेंगे। अच्छा, अब होता क्या है, 1 से 2 हफ्तों के बाद यही शिजोंट रप्चर करेगा। ये सिस्टिक स्ट्रक्चर था ना, ये रप्चर करेगा और उसमें से थाउजेंड्स ऑफ इन्फेक्टिव मीरोजाइट्स रिलीज होंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। लिवर में ये शिजोंट बना है,
1 2 हफ्तों के बाद ये रप्चर करेगा और ये मीरोजाइट्स को रिलीज़ करेगा ब्लड के अंदर, उसी पेशेंट के ब्लड के अंदर। ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या प्लाज्मोडियम मलेरिया का जब इन्फेक्शन होता है ना इन स्पीशीज़ का, तो उसमें सारे शिजोन्स रप्चर करेंगे, तो इसीलिए कोई भी शिजोन लिवर में पीछे नहीं रहता, सारे रप्चर कर जाते हैं। लेकिन प्लाज्मोडियम विविक्स और ओवेल जो स्पीशीज़ है उनमें कुछ शिजोन्स लिवर में रहते हैं, उनको हम कह देते हैं हिप्नोजॉइट्स, और ये महीनों से सालों के बाद जो है वो रप्चर करते हैं। उसको हम कहते हैं ये मलेरियल रिलैप्स हुआ है, कि वो रह गए थे, अब वो इतने सालों बाद रप्चर करेंगे तो मलेरियल रिलैप्स कहेंगे। ठीक है। अच्छा, लिवर को लीव करने के बाद मीरोजॉइट्स अब सर्कुलेटिंग आरबीसी में एंटर कर जाएंगे। अब ये आया एरिथ्रोसाइटिक फेज आरबीसी के अंदर का। अब आरबीसी के अंदर ये प्रोटोजोन जो है, अब इसको कहेंगे ये है ट्रोफोजाइट। ठीक है। आरबीसी के अंदर अब ये ट्रोफोजाइट कहलाएगा, रिंग फॉर्म होती है और ये एक ब्लू सिग्नेट रिंग की तरह अपीयर होता है अगेंस्ट द पिंक साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसी। ठीक है, ब्लू सिग्नेट रिंग की तरह हमें ये ट्रोफोजाइट नज़र आएगा। इन द आरबीसी mature trophozoite is formed. Nuclear asexual division of the trophozoite occur, creating schizons which contain 6 to 24 merozoites. यानी अब दोबारा अब जब आरबीसी में आया है, एरिथ्रोसाइटिक फेज चल रहा है, तो ये ट्रोफोजाइट की भी एसेक्सुअल डिवीजन होगी, न्यूक्लियर डिवीजन होगी और ये भी शिजोन बनाएगा, जिसमें हर एक शिजोन में 6 to 24 मीरोजॉइड्स ही होंगे, जिस तरह बिल्कुल लिवर में हो रहा था। ठीक है। तो जब आरबीसी रप्चर करेगा तो ये मीरोजॉइड्स रिलीज होंगे और एंटर करेंगे अनइन्फेक्टेड आरबीसीज के अंदर टू स्टार्ट अ न्यू एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ठीक है। ये रप्चर करके नए आरबीसी में चले जाएंगे और नया एरिथ्रोसाइटिक साइकिल स्टार्ट करेंगे। कुछ जो मीरोजाइट्स हैं वो आरबीसीज में एंटर नहीं करेंगे और डिफरेंशिएट होंगे इनटू द सेक्सुअल गेमिटोसाइट्स, मेल एंड फीमेल गेमिटोसाइट्स। और फिर जहाँ से कहानी शुरू हुई थी कि कोई फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो आगे मलेरिया वाले पेशेंट को के ब्लड को सक करेंगी, तो वो इन्हीं गेमिटोसाइट्स को इंजेस्ट कर लेंगी और इस तरह से ये लाइफ साइकिल फिर कंप्लीट होता है। ठीक हो गया, दैट्स इट। ये था पूरा मलेरियल पैरासाइट का लाइफ साइकिल। क्विक रिव्यू करेंगे। कॉजेटिव एजेंट हमें पता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है। प्लाज्मोडियम की 5 स्पीशीज़ हैं, विविक्स, ओवेल, फैल्सीपेरम, मलेरिया एंड नॉलेसी। नॉलेसी एक न्यू स्पीशी है। ये फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के ज़रिए ट्रांसमिट होता है, उसकी बाइट से, ये मलेरिया। ठीक है। लाइफ साइकिल में हमने देखे 2 मेजर फेजेस होते हैं। एक ह्यूमंस में होता है एसेक्सुअल फेज़, उसको शीज़ोगोनी भी कहते हैं। दूसरा मॉस्किटोज़ में होता है सेक्सुअल फेज़, उसको कहते हैं स्पोरोगोनी। एसेक्सुअल फेज़ जो ह्यूमंस में हो रहा है फर्दर 2 फेजेस में होता है, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक एंड एरिथ्रोसाइटिक। एक्सो में जो है ना मॉस्किटो ने बाइट किया, स्पोरोजाइट्स गए ह्यूमन के अंदर, वहाँ से वो लिवर सेल्स में गए, लिवर के अंदर शिजोंड बना, शिजोंड रप्चर करेगा, मीरोजॉइड रिलीज होंगे इन द आरबीसी। ठीक है। याद रखें प्लाज्मोडियम ओवेल और विविक्स के कुछ शिजोन्स रह जाते हैं लिवर में, उसको हिप्नोजॉइड्स कहते हैं और वो रिलैप्स ऑफ मलेरिया करवाते हैं। दूसरा एसेक्सुअल में था एरिथ्रोसाइटिक फेज, आरबीसी के ही अंदर पैरासाइट्स दोबारा से मल्टीप्लाई करके नए मीरोजॉइड्स बनाएगा और रिलीज़ करेगा और बाकी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है। तो अब इसमें ड्यूरेशन ऑफ साइकिल कितनी होती है, याद रखें फाल्सीपेरम, ओवेल और विविक्स में 48 आवर्स में ये साइकिल कंप्लीट होता है, लेकिन प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है उसको 72 आवर्स लगते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स। अच्छा, क्लिनिकल फाइंडिंग्स में इसने बताया है कि वेरिएबल होती है मलेरिया की, डिपेंड करता है स्पीशी कौन सी है जिसकी वजह से हुआ है मलेरिया, पेशेंट की एज क्या है, इम्यून स्टेटस क्या है। तो सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा सिवियर, मोस्ट सिवियर होते हैं जो हमने कहा कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से जो मलेरिया होता है उसमें ज़्यादा मोस्ट सिवियर सिम्टम्स होते हैं। आगे देखें। अच्छा, जब लाइफ साइकिल हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि जब एरिथ्रोसाइट रप्चर कर रहा था
तो जिस टाइम पे एरिथ्रोसाइटिक रप्चर होता है उस टाइम पे पेशेंट ब्रीफ एपिसोड ऑफ चिल्स एक्सपीरियंस करता है फॉलोड बाय हाई फीवर। ठीक है, उसको सर्दी लगती है, चिल्स एंड राइगर्स, और हाई फीवर जो है ये उस टाइम पे हो रहा होता है जब एरिथ्रोसाइट रप्चर करता है। इसके अलावा उसी टाइम पे हेडेक, नोज़ा, वॉमिटिंग, माइल्जिया और डेलीरियम भी होता है। ठीक है, तो ये उस टाइम के एरिथ्रोसाइटिक रप्चर के दौरान सिम्टम्स है। अब ये जो पैरोसिज्म है क्लासिकली रिटर्न करेगा आफ्टर 48 to 72 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द प्लाज्मोडियम स्पीशी। चिल्ड्रन यूजुअली डू नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक फीवर पैटर्न। ठीक है, बच्चों में जो है इस तरह का हमें फीवर पैटर्न नहीं मिलता कि हर दूसरे दिन जो फीवर हो रहा था 48 to 72 आवर्स के बाद ये पैरोसिज्म हो रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीवर का पैटर्न बच्चों में ज़्यादातर नहीं मिलता। दे यूजुअली हैव कंटिन्यूस या इंटरमिटेंट फीवर। ठीक है, बच्चों में या तो कंटिन्यूस होगा या इंटरमिटेंट होगा। अच्छा, इसके अलावा आपने याद रखना है कि स्प्लीनोमेगैली भी मिल सकती है मलेरिया में, जो कि मैसिवली इनलार्ज हो सकता है। बाकी फाइंडिंग्स में ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन हो सकती है, जॉन्डिस होगी, हीमोलाइसिस हो रही है इस वजह से, हर्पीस लेबियालिस और पेलार भी मिल सकता है अनीमिया की वजह से। ठीक है, जो विविक्स है और प्लाज्मोडियम ओवेल, ये तो जो फॉर्म है इनमें हमें मलेरियल रिलैप्स भी मिलता है। ठीक हो गया। अब ये टेबल देखें 10.12, इसमें इंक्यूबेशन पीरियड बताया है मलेरियल पैरासाइट्स का। जो मोस्ट सीवियर फॉर्म है फैल्सीपेरम, उसका इंक्यूबेशन पीरियड 9 से 14 दिन होता है। ठीक है, जब इन्फेक्शन होता है, मस्कीटो बाइट करता है, तो 9 से 14 दिन के बाद सिम्टम्स अपीयर होते हैं। ठीक है, लेकिन विविक्स का 12 से 17 दिन है, ओवेल का 16 से 18 दिन, और प्लाज्मोडियम मलेरिया का 18 से 40 दिन तक जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड चल सकता है। तो डिफरेंट इसके इंक्यूबेशन पीरियड। 10.13 टेबल में इन्होंने बताया है WHO क्राइटेरिया फॉर सीवियर मलेरिया। WHO के अकॉर्डिंग अगर मलेरिया में किसी की कॉन्शियसनेस इम्पेयर हो रही है, प्रोस्ट्रेशन जो फटीग की वजह से, मसल वीकनेस की वजह से जो है पोस्चर होता है प्रोस्ट्रेशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर हो रहा है, मलेरिया में मल्टीपल सीजर्स हो रहे हैं, जॉन्डिस हो रही है, हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है, यूरिन में हीमोग्लोबिन आ रही है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, या अगर सीवियर अनीमिया हो गई है, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो रहा है, या फिर पल्मोनरी एडिमा हो गया है, तो इनमें से अगर कोई भी फाइंडिंग हमें मिलती है तो WHO के अकॉर्डिंग ये सीवियर मलेरिया कहलाएगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया है अगर ये चीज़ें मिलती हैं तो किसी भी मलेरियल पेशेंट में। तो क्विकली क्लिनिकल फीचर्स को रिवाइज करेंगे। हाई ग्रेड फीवर होता है मलेरिया में, राइगर्स और चिल्स के साथ, हेडेक, अनीमिया, स्प्लीनोमेगैली। विविक्स और ओवेल में याद रखें 48 आवर्स का साइकिल होता है। ये आपने बात याद रखनी है कि विविक्स और ओवेल में 48 आवर्स का साइकिल होगा, यानी बिनाइन टर्शियन फीवर होता है, हर तीसरे दिन पे फीवर होगा पेशेंट को अगर विवेक्स और ओवेल की वजह से मलेरिया हुआ है। ठीक है, और उसी में हिप्नोजाइट्स भी होते हैं जो फिर सालों के बाद रीएक्टिवेट होकर मलेरियल रिलैप्स करवाते हैं। और विवेक्स जो है ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, दूसरी जो मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया है, उसका 72 आवर्स का साइकिल है। वो 48 था, ये 72 आवर्स का है, और इसमें क्वार्टन फीवर होता है, यानी प्लाज्मोडियम मलेरिया में जो बुखार होगा वो हर चौथे दिन पे होगा, क्वार्टन फीवर। जो मोस्ट सीवियर फॉर्म है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, मोस्ट डेंजरस फॉर्म है। इसका इर्रेगुलर फीवर पैटर्न होता है, इसमें हमें हीमोग्लोबिन यूरिया भी मिलता है। इसमें सेरिब्रल मलेरिया जैसी कॉम्प्लिकेशन है, जिससे कन्फ्यूजन होगा, कन्वर्जन्स होंगी, सीजर्स वगैरह, और आगे वो प्रोग्रेस करेगा टू कोमा एंड डेथ। और यही फैल्सीपेरम की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और कॉम्प्लिकेशन है अदर देन सेरिब्रल मलेरिया, विच इज़ दी ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर में एक्चुअली डार्क यूरिन का पैसेज होता है ड्यू टू द हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक हो गया। तो ये इसमें हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे, कुछ एडिशनल मैंने आपको बताया। अब आ जाए कि हम मलेरिया की डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। अच्छा, डायग्नोसिस से पहले ये फिगर देख लें 10.17। इसमें मलेरियल पैरासाइट का पूरा लाइफ साइकिल इन्होंने दिखाया है, जहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था लाइफ साइकिल के जो है
फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो जो है फीड कर रही है, देखें, इन्फेक्टेड पर्सन को। तो जो मलेरियल गैमीटोसाइट्स हैं वो उसने इंजेस्ट कर लिए। अब यही गैमीटोसाइट्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं गैमीट्स के अंदर, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट मिल के जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर स्पोरोजाइट बनता है जो उसी मस्कीटो के स्लाइवा में जाएगा, स्लाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। अब ये मस्कीटो इन्फेक्ट हो चुका है, ये जाके किसी हेल्दी पर्सन को अब इन्फेक्ट कर रहा है आगे, जो राइट साइड में मस्कीटो बना है, ठीक है। इसने इन्फेक्ट किया, सारे स्पोरोजाइट्स इन्फेक्ट किए, इंजेक्ट किए स्लाइवा में, स्लाइवा के ज़रिए, और वो उस हेल्दी पर्सन के लिवर में जाते हैं। लिवर के अंदर फिर क्या होता है, जो है उसमें लिवर में एक्सोएरिथ्रोसाइड इंट्राहेपेटिक फेज चल रहा है। यहाँ पे सिस्टिक स्ट्रक्चर शिजोन बनता है, मल्टीपल एसेक्सुअल डिवीजन से शिजोन बना। 1 से 2 हफ्तों के बाद यही शिजोन रप्चर करेगा और इन्फेक्टिव मीरोजाइट्स रिलीज़ हो रहे हैं ब्लड में, और हिप्नोजाइट्स भी कुछ रहते जाते हैं। विवेक्स और ओवेल मलेरिया प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ के कुछ हिप्नोजाइट्स भी होते हैं, ठीक है, जो सालों के बाद मलेरियल रिलैप्स करवाते हैं। अब ये जो माइक्रोमीरोजाइट्स हैं ये रिलीज़ हुए सर्कुलेशन में, इन्होंने जाके क्या किया, रेड ब्लड सेल्स को जाके इन्वेड किया। अब आ गया एरिथ्रोसाइटिक फेज। अब रेड ब्लड सेल में ये ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट होगा, मीरोजाइट ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट होगा, रिंग शेप, ब्लू सिग्नेट रिंग। ट्रोफोजाइट में फिर डिवीजन होंगी, दोबारा शिजोन बनेगा, ये शिजोन दोबारा रप्चर करेगा, उसमें से भी मीरोजाइट्स रिलीज़ होंगे, 6 से 24 मीरोजाइट हर शिजोन से, और यही मीरोजाइट्स फिर दूसरे आरबीसीज को इन्फेक्ट कर रहे हैं और नया एरिथ्रोसाइटिक साइकिल हो रहा है। अब मीरोजाइट्स, कुछ मीरोजाइट्स आरबीसी को एंटर नहीं भी करेंगे और वो कन्वर्ट होंगे गैमीटोसाइट्स में, ये जो गैमीट्स बन रहे हैं, और दोबारा से एक न्यू मच्छर आके उसको खाएगा और वो मच्छर इन्फेक्ट होगा और दोबारा से ये साइकिल रिपीट होगा, ठीक हो गया। अब देखें कि डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं मलेरिया की। मलेरिया की डायग्नोसिस इस्टेब्लिश होती है बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द जिम्सा स्टेन्ड स्मीयर ऑफ द पेरिफेरल ब्लड, ठीक है। जिम्सा स्टेन्ड थिक और थिन स्मेयर होते हैं। एक्चुअली थिक स्मेयर हम करते हैं फर्स्ट स्क्रीनिंग ऑफ पैरासाइटीमिया के लिए, कि ब्लड में पैरासाइट है, उसके लिए थिक स्मेयर लिया जाता है। उसमें हमें सारे ब्लड स्टेज ऑफ द पैरासाइट नज़र आते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। जो थिन स्मेयर होती है उसमें हमें मलेरियल स्पीशी का पता लगता है, ठीक है। थिक में पैरासाइटीमिया स्क्रीन हो गई, कोई भी स्टेज चल रहा है ब्लड स्टेज ऑफ पैरासाइट, वो पता लग जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक स्पीशी पता लगानी है तो उसके लिए थिन स्मेयर है। दूसरी टेस्ट होती है ICT, इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट। अच्छा, थिक स्मेयर जो है पहले क्या करते हैं, मल्टीपल थिक स्मेयर ऑब्टेन करते हैं सेवरल टाइम्स अ डे, हर 4 से 6 घंटों के बाद, अप टू 3 कंसेक्यूटिव डेज। थिन जो स्मेयर है वो स्पीशी आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा अनीमिया भी हमें मिल सकती है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक विथ इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट, क्योंकि वही बात आरबीसी टूट रहे हैं, इमोलाइसिस हो रही है, तो रेटिकुलोसाइट काउंट भी बढ़ा हुआ है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में ना टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल काउंट्स जो हैं वो हमें नॉर्मल मिलेंगे विथ इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट्स लेकिन ज़्यादा होंगे। और एक कॉमन फाइंडिंग जो हमें मलेरिया में मिलती है वो है हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक हो गया। यहाँ पे हुई डायग्नोसिस कंप्लीट ऑफ द मलेरिया। अब देख लेते हैं पहले, अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस में आपने याद रखना है कि मोस्टली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो उस सीवियर वाली प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से होती हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो रिपीट्स पड़ रहे हैं तो बच्चों में जो है वो है सीवियर अनीमिया हो जाती है मलेरिया की वजह से, उनकी कॉन्शियसनेस इम्पेयर हो जाती है, स्पेशली सेरेब्रल मलेरिया में। बच्चों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है इसमें, उसके नतीजे में उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। मलेरिया में उनको मल्टीपल सीजर्स हो सकते हैं, प्रोस्ट्रेशन हो सकती है और जॉन्डिस, ठीक है। सिवियर मलेरियल अनीमिया जिसमें हीमोग्लोबिन बच्चे की 5 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम चली जाएगी, इतनी सिवियर अनीमिया, ये मोस्ट कॉमन सिवियर कॉम्प्लिकेशन है जो हमें मलेरिया के बच्चों में मिलती है। ये इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन सिवियर अनीमिया। अच्छा, लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी होती है 25% ऑफ द बच्चों में जिनको सेरेब्रल मलेरिया हुई है, तो उनको आगे जाके लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है। अच्छा, एक ट्रॉपिकल स्प्लीनोमेगैली सिंड्रोम होता है, ट्रॉपिकल स्प्लीनोमेगैली सिंड्रोम, ये एक क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया की। इसको हम ये क्यों कह रहे हैं ट्रॉपिकल स्प्लीनोमेगैली सिंड्रोम, एक्चुअली इसमें
इसमें हमें जो है ना मैसिव स्प्लीनोमेगैली मिलती है जो परसिस्ट करेगी आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट इन्फेक्शन। अक्यूट इन्फेक्शन सही भी हो जाएगा, ट्रीट कर भी लिया हमने, लेकिन बच्चे की जो स्प्लीनोमेगैली है, मैसिव स्प्लीनोमेगैली, वो फिर भी परसिस्ट कर रही है और ये फैल्सीपेरम मलेरिया में मिलता है। इसको कहते हैं ट्रॉपिकल स्प्लीनोमेगैली सिंड्रोम। ठीक है। अदर कॉम्प्लिकेशंस में आप याद रखें, एक है ब्लैक वाटर फीवर। ये एक्चुअली हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, बहुत ज़्यादा आरबीसी टूट रहे हैं, मैसिव हीमोलाइसिस की वजह से हीमोग्लोबिन यूरिन में आती है, डार्क यूरिन होता है, इसको कहते हैं ब्लैक वाटर फीवर। तो यूरिन डार्क होता है और इसमें अक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है। ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी टू क्विनीन में आल्सो भी रिस्पॉन्सिबल। क्विनीन जो इसमें हम ट्रीटमेंट में देते हैं मलेरिया में, उसकी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से भी हो सकता है। दूसरी जॉन्डिस भी होती है, ये भी कॉम्प्लिकेशन है। हाई आउटपुट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, क्योंकि वही बात, सिवियर अनीमिया की वजह से हार्ट ज़्यादा पंप करेगा, तो हाई आउटपुट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, DIC हो सकता है। और प्लाज्मोडियम मलेरिया वाली स्पीशी में स्पेशली नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं मलेरिया की। अब देखते हैं मैनेजमेंट में सबसे पहले सपोर्टिव केयर, उसमें यही है हाइड्रेशन, एंटीपायरेटिक्स फीवर के लिए, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर नेसेसरी। ठीक है, अनीमिया के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीपायरेटिक्स और एनाल्जेसिक्स पेन वगैरह के लिए, वॉल्यूम डिप्लीशन जो है उसको करेक्ट करेंगे, हाइड्रेशन। स्पेसिफिक मेजर्स में हमारे पास है आर्टीमिथर ड्रग जो है, आर्टीमिथर, ये दी जाती है 3.2 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से। इमीडिएट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है आर्टीमिथर का। उसके बाद फॉलोड बाय 1.6 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से डेली 3 डेज़ के लिए देनी है। ठीक है, इमीडिएटली हमने 3.2 मिलीग्राम पर केजी दिया है आर्टीमिथर, उसके बाद 3 दिन तक हम 1.6 मिलीग्राम के हिसाब से देंगे, और ये इंट्रामस्कुलर हमने आर्टीमिथर दी। अच्छा, इसके अलावा क्लोरोक्विन जो है ये सिर्फ एरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट्स को ही अफेक्ट करती है। ठीक है, जो आरबीसी में लाइफ साइकिल चल रहा था, एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, उन पैरासाइट्स को सिर्फ क्लोरोक्विन अफेक्ट करती है। क्लोरोक्विन जो है वो क्लोरोक्विन सेंसिटिव प्लाज्मोडियम में ड्रग ऑफ चॉइस है। जो इसको सेंसिटिव हैं, इससे ट्रीट हो जाएंगे, उनमें ये ड्रग ऑफ चॉइस है। क्लोरोक्विन हम 10 मिलीग्राम बेस पर केजी इमीडिएटली देते हैं, 10 मिलीग्राम बेस पर केजी। उसके बाद 5 मिलीग्राम पर केजी बेस हम देंगे एट द 6 आवर, 24 आवर एंड 48 आवर। पहले 10 देके फिर ये 5 मिलीग्राम के हिसाब से। अगर लेकिन क्लोरोक्विन सेंसिटिव नहीं, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट फैल्सीपेरम है, उससे ट्रीट नहीं होगा, तो फिर हम क्विनीन डाईहाइड्रोक्लोराइड देंगे। ठीक है, पहले हमने आर्टीमिथर डिस्कस की, फिर क्लोरोक्विन सेंसिटिव, लेकिन अब अगर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस है तो फिर हम क्विनीन डाईहाइड्रोक्लोराइड देते हैं। 20 मिलीग्राम साल्ट पर केजी इन्फ्यूज़ करना है ड्यूरिंग 4 आवर्स। 4 घंटों में ये हमने क्विनीन डाईहाइड्रोक्लोराइड 20 मिलीग्राम साल्ट इन्फ्यूज़ करना है। उसके बाद मेंटेनेंस देंगे 10 मिलीग्राम साल्ट पर केजी। पहले 20 दिया था, अब 10 मेंटेनेंस में देंगे 2 से 8 घंटों पे, हर 8 घंटों बाद 3 दिन तक। ठीक है, तो ये हो गया क्विनीन डाईहाइड्रोक्लोराइड। अब वो पेशेंट जो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट वाले एरियाज से हैं, तो उनमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम यानी क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम वाले एरिया से हैं, तो हम उनको ओरल थेरेपी भी दे सकते हैं। या तो ओरल अटोवाकोन प्रोग्वानिल दे दें, या फिर ओरल आर्टीमिथर ल्यूमिफेंट्रीन, या फिर ओरल क्विनीन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन या क्लिंडामाइसिन। ठीक है, क्विनीन के साथ डॉक्सी, टेट्रासाइक्लिन या क्लिंडामाइसिन। तो हम ये क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट फैल्सीपेरम में ओरल थेरेपी भी दी जा सकती है। तो अच्छा, इसमें प्राइमाक्विन जो है ना, प्राइमाक्विन ये दोनों को किल करती है, हेपेटोसाइटिक हेपेटिक और एरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट्स, दोनों में प्राइमाक्विन इफेक्टिव है। और क्विनीन भी दोनों फेजेस को अटैक करती है। ठीक है, इन केस अगर सिवियर मलेरिया है तो उसमें हमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी करनी पड़ सकती है। ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है, स्पेशली अगर पेशेंट जो है वो नॉन इम्यून है
और उसकी पैरा एसआईडी 15% से ज़्यादा है तो फिर हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूशन भी करते हैं। ठीक हो गया। तो ये हो गई मैनेजमेंट। अब इसमें टेबल में देखें 10.14 में ट्रीटमेंट मलेरिया का इन्होंने समराइज़ किया है। अटोरवाकोन प्लस प्रोग्वानिल, इसकी टैबलेट आती है 250 मिलीग्राम प्लस 100 मिलीग्राम। ठीक है, 250 इस अटोरवाकोन, 100 मिलीग्राम इसमें प्रोग्वानिल होता है। लेकिन जो इसमें पीडियाट्रिक टैबलेट आती है वो 62.5 मिलीग्राम अटोरवाकोन, 25 मिलीग्राम प्रोग्वानिल के साथ। ठीक हो गया। तो ये ड्रग हमने ओरल में डिस्कस की थी कि हम फैल्सीपेरम क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट फैल्सीपेरम में ये ओरल थेरेपी इससे दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है बच्चे के वेट पे डोज। अगर बच्चा 5 से 8 केजी का है तो उसको 2 पीडियाट्रिक टैबलेट्स देनी है ओरली QID फॉर 3 डेज़, यानी दिन में 4 बार देनी है ये टैबलेट। 2 टैबलेट, ये पीडियाट्रिक टैबलेट्स जो आती है ना 62.5 मिलीग्राम प्लस 25 मिलीग्राम वाली, ऐसी 2 टैबलेट्स देनी है 4 बार, 2 करके। ठीक है, 3 दिन तक। लेकिन अगर बच्चा जो है 9 से 10 केजी का है उसका वज़न, तो उसको फिर ऐसे ही 3 टैबलेट्स देंगे दिन में 4 बार 3 दिन के लिए। 11 से 20 केजी है तो एक एडल्ट टैबलेट, अब बच्चे का वेट ज़्यादा है 11 to 20, तो एडल्ट जो टैबलेट है ना 250 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम वाली, वो हम एक देंगे दिन में 4 बार ओरली 3 दिन तक। लेकिन 21 से 30 केजी वज़न है तो 2 टैबलेट कर लें। 31 से 40 केजी वज़न है तो 3 एडल्ट टैबलेट कर लें। ठीक है, बाकी वही है सेम, 4 बार दिन में 3 दिन तक। 40 से ऊपर वज़न है बच्चे का तो 4 टैबलेट्स देंगे एडल्ट टैबलेट्स पर ओरल QID फॉर 3 डेज़। ठीक हो गया। फिर आता है आर्टिमेथर ल्यूमीफेंट्रीन। ये भी हमने कहा था कि हम क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया फैल्सीपेरम में हम देते हैं ओरली। आर्टिमेथर और ल्यूमीफेंट्रीन भी हम देते हैं, तो इसमें 20 मिलीग्राम प्लस 120 मिलीग्राम की टैबलेट आती है। आर्टिमेथर इज़ 20 एंड ल्यूमीफेंट्रीन इज़ 120 मिलीग्राम। ठीक है, इसका फर्स्ट डोज दे के फिर हमने सेकंड डोज 8 घंटों के बाद देना होता है, और फिर एक डोज BID देंगे फॉर 2 डेज़। ठीक है, यानी ट्वाइस अ डे फॉर 2 डेज़। यानी पहला डोज हमने दिया, उसके 8 घंटों के बाद दूसरा डोज दिया। अब अगले जो 2 दिन होंगे उसमें हम जो है BID देंगे, 1 डोज BID। इसका जो है ना पर डोज कितनी होती है, 5 to 15 केजी का अगर बच्चा है तो उसको एक टैबलेट ही देनी है पर डोज। यही एक टैबलेट 20 मिलीग्राम प्लस 120 वाली एक टैबलेट, वो उसका एक डोज हो गया। ठीक है, लेकिन अगर 15 से 25 केजी का बच्चा है तो उसको 2 टैबलेट्स देनी है पर डोज। 25 से 30 केजी को 3 टैबलेट्स, मोर देन 35 केजी का बच्चा है तो उसको 4 टैबलेट्स देनी है पर डोज। तो सपोज़ अगर मोर देन 35 केजी का बच्चा है तो उसको हम पहला डोज दे देंगे, 4 टैबलेट्स दी, उसके 8 घंटे के बाद दोबारा 4 टैबलेट्स देंगे, और फिर अगले 2 दिन जो है उसको 4 टैबलेट्स BID देंगे, यानी सुबह शाम। ठीक है, तो ये होता है आर्टिमेथर ल्यूमीफेंट्रीन में डोज। थर्ड कैटेगरी थी क्विनीन सल्फेट। क्विनीन सल्फेट प्लस 1 ऑफ द फॉलोइंग, या तो क्विनीन सल्फेट हम 8.3 मिलीग्राम पर केजी बेस या 10 मिलीग्राम पर केजी साल्ट पर ओरल दे सकते हैं 3 टाइम्स डे PID 3 से 7 दिन तक। उसके साथ हमने ऐड करनी है या तो डॉक्सीसाइक्लिन करें, क्लिंडामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन करनी है तो हम 2.2 मिलीग्राम वाली 2.2 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से पर ओरल हर 12 घंटे पे देंगे डॉक्सीसाइक्लिन 7 दिनों तक। लेकिन अगर क्विनीन सल्फेट के साथ क्लिंडा देनी है, क्लिंडामाइसिन 20 मिलीग्राम पर बेस पर केजी पर डे देनी है 3 टाइम्स अ डे फॉर 7 डेज़। अगर टेट्रासाइक्लिन ऐड करना है तो 25 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से QID फॉर 7 डेज़। ठीक है, लास्ट में उसके बाद मेफ्लोक्विन है। ये भी एक और एंटी मलेरियल ड्रग है। ये एक्चुअली हम प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे देते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन के तौर पे, लेकिन ये अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में भी ट्रीटमेंट की तरह भी दी जा सकती है। तो इसको भी इस डोजेज को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है ताकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमाइज़ हो। तो टोटल डोज हम कुछ घंटों में ही देना होता है। तो 2 डोज रेजिमेंट होती है इसमें। इनिशियल डोज होता है पेशेंट को हम देंगे 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मेफ्लोक्विन। ठीक है, और जो सेकंड डोज होता है वो हमने 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना होता है 6 से 12 घंटों के बाद पहला डोज
15 kg पर 15 mg के हिसाब से दिया था, उसके 6 से 12 घंटों के बाद ये 10 mg पर kg के हिसाब से देंगे, ठीक है। तो इससे जो है टॉक्सिक रिएक्शन वगैरह लेस लाइकली है। और फुल क्यूरेटिव डोज दिया है हमने, मैक्सिमम डोज 1250 जितना दिया जा सकता है, 1250 मिलीग्राम। मेफ्लोक्विन फूड के साथ देनी होती है, लार्ज गिलास ऑफ वाटर, ताकि अब्जॉर्प्शन इम्प्रूव हो और नोज़िया जो है वो रिड्यूस हो। अच्छा, ऊपर जो हमने डिस्कस की थी क्विनीन सल्फेट, और उससे पहले हमने आर्टिमिथाइल ल्यूमीफेंट्रीन, आज उसको कोआर्टम भी कहा जाता है, ठीक है। आर्टिमिथाइल ल्यूमीफेंट्रीन को कॉम्बिनेशन थेरेपी है ये, और ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है WHO के अकॉर्डिंग अनकॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया में। उसमें हमने देखा कि हम 6 डोज रेजिम दे रहे हैं। पहला डोज जो है इमीडिएटली जैसे पता लगा डायग्नोसिस हुई, दूसरा डोज 8 घंटों के बाद, ठीक है। तो ये 6 डोज रेजिम हम 3 दिन तक दे रहे थे। पहला डोज दिया, उसके 8 घंटों के बाद दूसरा डोज दिया, और फिर एक डोज देंगे, 1 डोज देंगे BID यानी सुबह और शाम। और सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया टोरवाकोन प्रोग्वानिल, वो मेलारोन के नाम से आती है, हाईली इफेक्टिव है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के अगेंस्ट, जो डेंजरस टाइप है मलेरिया की। 3 दिन का वो कोर्स होता है, ठीक है, अटोरवाकोन प्रोग्वानिल का। दैट्स इट। एक और बात कि वो फैटी मील लेने से ज़्यादा अच्छी अब्जॉर्ब होती है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन फूड या मिल्क के साथ ली जाती है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है मलेरिया का। समराइज़ करूँ तो प्लाज्मोडियम विवेक्स, ओवेल और मलेरिया, इन सब में हमारी ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो क्लोरोक्विन होती है, क्योंकि ये इतने सीवियर नहीं है फैल्सिपेरम की निस्बत, तो इनमें हम ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरोक्विन ही होती है, ठीक है। और इनकी जो है रेजिस्टेंस भी डेवलप नहीं हुई, तो उसमें क्लोरोक्विन प्रेफर्ड ट्रीटमेंट होता है विवेक्स, ओवेल और मलेरिया में। कितना डोज है? 10 मिलीग्राम बेस पर kg। ये लोडिंग डोज पहले देना होता है ड्रग लेवल को बढ़ाने के लिए क्विकली, फिर हम इनिशियल डोज के बाद लोअर डोज देंगे 5 मिलीग्राम बेस पर kg के हिसाब से 6 आवर, 24 आवर, 48 आवर पे। तो ये मल्टी डोज रेजिम से सस्टेन लेवल ऑफ ड्रग बॉडी में होंगे और सारे पैरासाइट्स एलिमिनेट होंगे, ठीक है, क्लोरोक्विन का। अब हिप्नोजॉइड्स के लिए अगर जो है प्राइमाक्विन यूज़ करनी होती है, प्लाज्मोडियम विवेक्स और ओवेल में बन रहे थे ना हिप्नोजॉइड्स, डोरमेंट लिवर स्टेज है, तो वो प्राइमाक्विन ड्रग ऑफ चॉइस है, उन डोरमेंट फॉर्म्स को किल करेगी ताकि रिलैप्स ना हो। तो ये हम इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद देते हैं ताकि सारे जो ब्लड स्टेज पैरासाइट्स हैं वो क्लियर हो जाए, वो क्लियर करके फिर हम प्राइमाक्विन देते हैं हिप्नोजॉइड्स के लिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब अगर किसी को प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम वाला मलेरिया हुआ, उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे? अब उसमें भी हमने देखना है कि अगर वो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट है, अनलाइक द अदर पैरासाइट, जो फैल्सिपेरम है उसकी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, क्लोरोक्विन उस पर असर नहीं करती, तो उसके लिए हम डिफरेंट दवाई देते हैं। तो उसमें जो मैंने आपको बताई क्विनीन दे सकते हैं प्लस पायरीमिथामीन सल्फाडॉक्सिन, ठीक है, क्विनीन प्लस पायरीमिथामीन सल्फाडॉक्सिन, या फिर हम मेफ्लोक्विन भी दे सकते हैं, या तो क्विनीन का कॉम्बिनेशन पायरीमिथामीन सल्फाडॉक्सिन के साथ या अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस क्या है? मलेरिया में अनीमिया को ट्रीट करना है, सीजर्स को, पल्मोनरी एडिमा अगर हुई है उसको करेंगे, रीनल फेलियर हुआ है उसको अकॉर्डिंगली फिर ट्रीट करना होता है, कॉम्प्लिकेशंस को भी, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, मॉस्किटो बाइट्स को अवॉइड करना है। कैसे? wearing long clothing, cover exposed area of the body with insect repellents, remain in screened areas and using fine mesh mosquito netting around beds, ठीक है, जो मच्छरदानियाँ होती हैं इम्प्रेगनेटेड नेट्स, उनमें सोना, लॉन्ग क्लोथिंग पहनना, इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज़ करना, और मॉस्पेल जो है वो भी अप्लाई किया जा सकता है क्लोथिंग पे फॉर द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। कीमोप्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स भी वंस वीकली दी जाती हैं, स्टार्ट की जाती है 1 to 2 वीक बिफोर गोइंग टू एंडेमिक एरिया, जहाँ पे मलेरिया कॉमन है, ऐसी जगह पे जाने से पहले 1-2 हफ्ते पहले जो है कीमोप्रोफाइलेक्टिक ड्रग भी स्टार्ट की जाती हैं। जब वहाँ एंडेमिक एरिया में रहना चाह रहे हैं तो उसी दौरान वो ड्रग्स कंटिन्यू रखेंगे, और जब वहाँ से वापस आ जाएंगे एंडेमिक एरिया से तो 4 हफ्तों में फिर ये दवाइयाँ ख़त्म करनी होंगी, 4 वीक्स तक लेते रहना है, फिर बंद कर देना है, ठीक है। तो कीमोप्रोफाइलेक्सिस किस तरह है? अगर वो क्लोरोक्विन सेंसिटिव एरिया है, क्लोरोक्विन से सही हो जाता है, तो वहाँ पर 5 मिलीग्राम बेस पर kg पर वीक देना होता है, अप टू 300 मिलीग्राम जो है एडल्ट डोज है, 300 मिलीग्राम जितनी देनी है क्लोरोक्विन। लेकिन अगर
क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट एरिया है तो ऐसी जगह पे फिर हम मेफ्लोक्विन देते हैं। क्लोरोक्विन अगर दे रहे थे 5 मिलीग्राम बेस पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ओरली, वंस वीकली देनी होती है और हर हफ्ते सेम डे पे देनी है, तो मैक्सिमम 300 मिलीग्राम बेस जितना दे सकते हैं डोज। लेकिन अगर वो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट एरिया है, फैलसीपैरम की रेजिस्टेंट हो गई है क्लोरोक्विन से, तो हम दूसरी ड्रग जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस है मेफ्लोक्विन, ये भी 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ओरली देनी है वंस अ वीक सेम डे पे। इसका मैक्सिमम सिंगल डोज होता है 250 मिलीग्राम। ठीक है, 10 केजी से कम उम्र का है बच्चा तो उसको 4.6 मिलीग्राम बेस यानी 5 मिलीग्राम जितनी पर केजी पर वीक देंगे। लेकिन अगर 10 to 19 केजी का बच्चा है तो उसको 1/4 टैबलेट आती है, उसका 1/4 देंगे। 20 to 30 केजी आधी टैबलेट देंगे, और 21 to 45 केजी है तो 3/4, और पूरी एक टैबलेट तब देंगे अगर बच्चे की वज़न जो है वो 45 केजी से ज़्यादा है। ये मेफ्लोक्विन का हो गया। अब मेफ्लोक्विन के इसने अल्टरनेटिव भी लिखे हैं जो नहीं ले पाते मेफ्लोक्विन, ठीक है, साइकेट्रिक या न्यूरोलॉजिक कंडीशन की वजह से, तो उसमें अल्टरनेटिव ड्रग होती है डॉक्सीसाइक्लिन। इसका 100 मिलीग्राम ओरल डोज है, वंस डेली देनी होती है। 8 साल से बड़े उम्र के बच्चों को देते हैं क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बोन्स एंड टेंडन्स पे, तो हम 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से अप टू 100 दे सकते हैं। एज रिस्ट्रिक्शन है वैसे इसकी, ठीक है, परमानेंट टूथ डिस्कलरेशन वगैरह जैसे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। अच्छा, लास्ट में फाइनली उसने एक प्रॉब्लम बताई है विविक्स और ओवेल मलेरिया की, कि ये इनके हिप्नोजॉइड्स होते हैं लिवर में, बहुत सालों के बाद दोबारा रिलैप्स हो सकता है, तो उसके लिए रेडिकल क्योर ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्राइमाक्विन। इसका पर्पज़ ये होता है कि प्राइमाक्विन जो है हिप्नोजॉइड्स को भी किल करेगी लिवर में और रिलैप्स से प्रिवेंट करेगी। एक्चुअली प्राइमाक्विन फिर देंगे कब, जब इनिशियल ट्रीटमेंट हो जाएगा ना मलेरिया का, जो है ब्लड स्टेज मलेरिया का ट्रीटमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है प्राइमाक्विन देनी होती है, ठीक है। लेकिन ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है कि ये हीमोलाइटिक एनीमिया करवाती है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करती है जिनको G6PD डेफिशिएंसी होती है, तो इसीलिए ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए कि ये जेनेटिक कंडीशन का G6PD डेफिशिएंसी तो नहीं है हमेशा प्राइमाक्विन स्टार्ट करने से पहले। ठीक हो गया। इसका डोज भी गिवन है 0.3 मिलीग्राम पर केजी पर डे, अप टू 15 मिलीग्राम दिया जा सकता है ड्यूरिंग द लास्ट 2 वीक्स ऑफ द प्रोफाइलैक्सिस। दैट्स इट। बस इतना भी याद रखें कि कीमोप्रोफाइलैक्सिस में ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरोक्विन है 5 मिलीग्राम बेस पर केजी के हिसाब से। अगर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट एरिया है तो फैलसीपेरम के लिए हम मेफ्लोक्विन देंगे, या फिर हम डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं अगर मेफ्लोक्विन टॉलरेट नहीं हो रही। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।